आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आदमी कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो उसके सामने कई तरह के प्रलोभन आते हैं, जिनसे समझदार आदमी तो बचकर आगे बढ़ जाता है, जबकि नासमझ इसमें फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। यही चेतन के साथ भी हुआ था। 20 वर्षीय प्रीति तिवारी अनूपपुर की रहने वाली है, जहां उसके पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन प्रीति पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं थी, इसलिए वह मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा पास नहीं कर सकी। पिता ने भागा दौड़ी कर यह सोचते हुए उसे बिलासपुर के एक डेंटल कॉलेज में दाखिला दिला दिया था कि चलो डेंटिस्ट ही बन जाएगी तो प्रीति के नाम के आगे डॉक्टर तो लग जाएगा। फिर उसकी शादी भी किसी डॉक्टर या दूसरे काबिल लड़के से कर वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। जिस माहौल में प्रीति की परवरिश हुई थी उससे कभी पैसे की कमी भी महसूस नहीं हुई थी। अनूपपुर में तो वह सलीके से रही, लेकिन जब बिलासपुर आई तो न केवल खुद बदल गई बल्कि उसकी जिंदगी भी बदल गई। पिता ने पैसे और पहुंच के दम पर उसे डेंटल कॉलेज में दाखिला तो दिला दिया था, लेकिन प्रीति का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह दिन रात सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती थी, बार बार फेल होने लगी। चैटिंग के दौरान उसने कई पुरुष मित्र बना डाले थे। इनकी दीवानगी और बेताबी देख प्रीति को मजा आने लगा था। हर कोई उससे अंतरंग यानी सेक्सी बातें करना चाहता था। अब तक उसका इरादा केवल टाइम पास करना और मजे लूटना था, इसलिए वह किसी के साथ हद से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन 4 साल फेल होते होते जब यह तय हो गया कि वह और आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगी तो वह घबरा उठी। इस घबराहट की पहली वजह उस आजादी का छिन जाना था जो बिलासपुर आकर उसे मिली थी। दूसरा थोड़ा डर थी माता पिता की, उन्हें कैसे बताएगी कि लगातार सब्जेक्ट ड्रॉप लेते लेते उसे कॉलेज से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया और आया तो उसने इस पर अमल भी कर डाला। इसी दौरान उससे चेतन की दोस्ती हुई थी। दोनों हल्की फुल्की चैटिंग भी करते थे। इसी बातचीत में प्रीति को पता चला कि चेतन करोड़पति है। तब उसने सिर्फ इतना भर सोचा कि अगर चेतन उसके हुस्न जाल में फंस जाए तो जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। प्रीति थी भी ऐसी कि उसे देखकर कोई भी उस पर न्यौछावर हो जाता। भरे पूरे गदराए बदन की मालकिन, गोरा रंग, वह अक्सर इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि उसके उन्नत उभार बरबस हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते थे। प्रीति नए जमाने की एक ऐसी तितली थी जिसने बिलासपुर में रहते कोर्स को तो न के बराबर पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन प्यार और सेक्स का सिलेबस इतना पढ़ डाला था। अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें डॉक्टरेट की उपाधि देती होती तो प्रीति का नाम उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर होता। फेसबुक से हुई शुरुआत प्रीति ने मौज मस्ती की जिंदगी गुजारने का जो प्लान तैयार किया था उसमें चेतन उसके निशाने पर थे। प्रीति से चैट करते करते उन्हें नएपन और रोमांस की जो फीलिंग आती थी वैसी तो शायद जवानी में और शादी के पहले भी नहीं आती थी। धीरे धीरे दोनों सोशल मीडिया पर खुलने लगे तो चेतन को भी मजा आने लगा कि एक निहायत खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट उन्हें प्यार करने लगी है, और वह भी इतने उतावलेपन से कि उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। जब चैटिंग से बजाय सुकून मिलने के बेकरारी बढ़ने लगी तो दोनों का दिल मिलने को मचलने लगा। चेतन उससे बातें तो हर तरह की कर रहे थे, लेकिन यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि जानू और मत तड़पाओ, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मन तो मिल ही चुके हैं, अब तन भी मिल जाएं तो इश्क मुकम्मल हो जाए। ऐसा शायद इसलिए था कि चेतन पर कारोबारी और पारिवारिक दबाव था और वे प्रीति के सामने अपनी इमेज पाक साफ रखना चाहते थे। फिर एक दिन प्रीति ने उनकी कशमकश यह कहते दूर कर दी कि आ जाओ बिलासपुर। इस खुली पेशकश पर वे और घबरा उठे। शायद यही नहीं तय है कि चेतन की हिम्मत अपनी प्रतिष्ठा, मर्यादा और संस्कार तोड़ने की नहीं हो रही थी,
और प्रीति इस कमजोरी को बखूबी समझ रही थी। चेतन की इस कमजोरी में ही उसे अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था, क्योंकि कोई और छिछोरा, लंपट या मजनू टाइप का आइटम होता तो पैरों के बल दौड़ता, लार टपकाता बिलासपुर आता और अपनी जरूरत या हवस पूरी कर चला जाता। इस समीकरण को भांपते खुद प्रीति ही एक दिन रायपुर पहुंच गई और वहां के एक महंगे नामी होटल में रूम लेकर ठहरी। चेतन को जब उसने फोन किया तो उनकी बाँछें खिल गईं और दिल में नए नए प्रेमियों जैसा डर भी बैठ गया कि न जाने क्या होगा पहली मुलाकात में। शाम को जब वे प्रीति के होटल पहुंचे तो आलीशान और भव्य कमरे में जो हुआ वह उनकी कल्पना से परे था। प्रीति केवल बेपनाह खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि सेक्स के खेल में भी उतनी ही उन्मुक्त थी जितनी कि रहन सहन में थी। वह एक ऐसी शाम थी जिस पर चेतन अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो गए। हालांकि जब वे यह सोच रहे थे कि प्रीति से उनकी प्रीत या दोस्ती यहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन प्रीति जो सोच रही थी उसका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। मनचाहा मजा देकर प्रीति रायपुर से वापस बिलासपुर लौट तो गई, लेकिन चेतन के दिल और जिंदगी में मुकम्मल खलबली मचा गई। जाने के बाद दोनों के बीच फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत होती रही और दोनों उस रात की यादें और अनुभव साझा करते रहे। फन से फिर धंसते गए चेतन का मन अब चैटिंग से नहीं भर रहा था, लिहाजा उस रात जैसा लुत्फ हर कभी उठाने के लिए वे खुद बिलासपुर जाने लगे। वे भी वहां के महंगे होटलों में ठहरते थे। इससे एक फायदा यह था कि ऐसे होटलों में कोई आपके प्राइवेट मामलों में दखल नहीं देता कि कौन कौन आ जा रहा है और कमरे के अंदर क्या हो रहा है। प्रीति होटल के उनके रूम में आती थी, दोनों मौज मस्ती भरा मनचाहा सेक्स करते थे और एकाध 2 दिन बाद चेतन रायपुर लौट जाते थे। प्रीति और चेतन महंगे होटलों में ठहरते थे। इससे एक फायदा यह था कि ऐसे होटलों में कोई आपके प्राइवेट मामलों में दखल नहीं देता कि कौन कौन आ जा रहा है, कमरे के अंदर क्या हो रहा है। प्रीति होटल के उनके रूम में आती थी, दोनों मौज मस्ती भरा मनचाहा सेक्स करते थे और एकाध 2 दिन बाद प्रीतिन रायपुर लौट जाते थे। जाने से पहले वे प्रीति को बेशकीमती तोहफे दिलाते थे और उस पर दिल खोलकर खर्च करते थे। यही प्रीति चाहती भी थी। उसका मकसद मुफ्त के मजे लेना और पैसा हथियाना था। लेकिन इस दौरान वह चेतन को यह एहसास जरूर कराती रहती थी कि वह कोई ऐसी वैसी बाजारू लड़की नहीं है, बस उसे तो उनसे प्यार हो गया है। चेतन के मन में कोई संशय न रहे, इस बाबत भी प्रीति ने साफ कर दिया था कि वह जानती है कि उनकी पत्नी छोटी बेटी है, घर गृहस्थी और कारोबार है। वह इसमें कभी अड़गा नहीं बनेगी, उसे तो बस अपने हिस्से का वक्त और प्यार चाहिए। प्रीति की यह अदा भी चेतन को आश्वस्त करती थी कि वह उन्हें चाहती है। खुद के बारे में भी वह बता चुकी थी कि उसके पिता मनेंद्रगढ़ में ठेकेदारी करते हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह चेतन को बताती थी कि तुम में जाने क्या है जो मैं कईयों को ठुकराकर तुम पर मर मिटी। खैर मर ही मिटी हूँ तो जब तक तुम चाहोगे तुम्हारी रहूंगी और नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारे नाम की माला जपती रहूंगी। चेतन के पास पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, कारोबार मुनाफे में चल रहा था, लिहाजा 1-2 लाख रुपए तो वे अपनी इस समर्पित प्रेमिका पर यूं ही उड़ा देते थे। देखा जाए तो प्रीति एक तरह से चेतन की रखैल बन गई थी। उधर चेतन को बेफिक्री यह थी कि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, बल्कि स्वर्ग जैसा जो सुख मिल रहा था उसका कोई मोल नहीं था। लिहाजा प्रीति पर पैसे लुटाने की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब तक शायद प्रीति के मन में भी यही था कि जितना हो सके मालमत्ता लपेट लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। वह चेतन को अपने हुस्न जाल और सेक्सी अदाओं से फंसाए रखने का कोई टोटका नहीं छोड़ती थी। उसके लिए चेतन एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। प्रीति की पैसों की जरूरत तो पूरी हो रही थी,
लेकिन वह जानती थी यह अस्थायी है और अगर यह स्थायी हो जाए तो फिर जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इधर कॉलेज छोड़ने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। ऐसे में अगर वह अनूपपुर वापस चली जाती तो चेतन के साथ साथ उसकी दौलत भी छूट जाती। लिहाजा उसने एक दिन दुखी होने का नाटक करते हुए चेतन को वे बातें बता दी जिनका अपना एक मकसद भी था। चेतन को भी यह जानकर झटका लगा कि अगर प्रीति घर वापस चली गई तो सब कुछ आज जैसा आसान नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या किया जाए, इसका हल उन्हें नहीं सूझ रहा था। प्लान के मुताबिक यह समस्या भी प्रीति ने ही यह कहते हुए दूर कर दी कि अगर तुम मुझे रायपुर में फ्लैट दिला दो तो मैं वहीं रह जाऊंगी, फिर हमारी मौज मस्ती में कोई अड़चन पेश नहीं आएगी। इस सुझाव पर चेतन को भी लगा कि सौदा घाटे का नहीं है, क्योंकि अभी वे होटलों में ठहरने, खाने पीने और तोहफों पर जो खर्च कर रहे हैं वह बच जाएगा और प्रीति से मिलने जाने में कोई डर नहीं रहेगा। लिहाजा उन्होंने प्रीति को रायपुर के गायत्री नगर इलाके में 50 लाख रुपए का फ्लैट दिला दिया और अपनी एक हुंडई कार भी दे दी, जिससे उसे उनकी गैरहाजिरी में घूमने फिरने में कोई परेशानी न हो। प्रीति फ्लैट में शिफ्ट हो गई और चेतन के पैसों पर ऐश की जिंदगी गुजारने लगी। जब भी जरूरत होती वह चेतन से खर्च के नाम पर पैसे मांग लेती थी और चेतन भी मांगा हुआ पैसा उसे दे देते थे। जिंदगी अब मजे से गुजर रही थी। चेतन का जब मन होता था तब वे प्रीति के साथ मौज मस्ती करने चले जाते थे। अब मन में रहा सा डर भी खत्म हो गया था, क्योंकि लंबे समय से वे यही कर रहे थे और किसी को हवा भी नहीं लगी थी। प्रीति भी इस बात का ध्यान रखती थी कि जब चेतन कारोबार में व्यस्त हो या फिर घर पर हो तब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। माँ बाप भी जान गए प्रीति की हकीकत। अब तक माँ बाप से झूठ बोलकर तरह तरह के बहाने बनाने वाली प्रीति को अब अपना भविष्य गारंटीड दिख रहा था। इसलिए साल 2015 में उसने अपनी मम्मी पापा को भी रायपुर बुला लिया। इन दोनों ने बेटी से उसकी आलीशान जिंदगी के बारे में क्या पूछा और जवाब में उसने क्या बताया यह तो पता नहीं, लेकिन उनकी समझ यह जरूर आ गया था कि यह सब चेतन की मेहरबानियां हैं। लिहाजा जब यह नाजायज दामाद आए और प्रीति के बेडरूम में जाए तब उन्हें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। चेतन के लिए यह सोने पे सुहागा जैसी बात थी, क्योंकि प्रीति अब परिवार सहित रह रही थी, जो उनके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच ही था। चेतन प्रीति के लिए एक ऐसी एटीएम मशीन बन गया था जिसमें वह अपनी सेक्सी अदाओं का पासवर्ड डालकर मनचाहा पैसा निकाल लेती थी, जिस पर अब उसके माँ बाप भी ऐश कर रहे थे। अब तक चेतन प्रीति की प्रीत पर करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ा चुके थे और 5 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद उन्हें लगने लगा था कि प्रीति के चक्कर में अब व्यापार पहले सा नहीं चल रहा है और घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर प्रीति की मांगें और फरमाइशें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थीं। आखिर वह चेतन की ब्याहता पत्नी तो थी नहीं, जो इस और ऐसी बातों का ख्याल रखती। उसे तो बस पैसों से मतलब था। जब चेतन इस मतलब को और पूरा करने में असमर्थता जताने लगे तो प्रीति को समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है कि आखिरी दांव खेला जाए। एक दिन जब चेतन ने उसके फ्लैट पर और पैसे देने से कुछ गिड़गिड़ाते और कुछ सख्ती दिखाते हाथ खड़े कर दिए तो प्रीति ने अपना असली रंग दिखाते हुए उनके सामने वे वीडियो दिखा दिए, जिनमें दोनों तरह तरह से रतिक्रीड़ाएं करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वक्त वक्त पर प्रीति छुपे कैमरे से बनाती रही थी। चेतन के होश उस वक्त और फाख्ता हो गए जब प्रीति ने खुली धौंस दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और पूरे रायपुर में वायरल भी कर दूंगी। मेरा जो बिगड़ेगा मैं भुगत लूंगी, तुम अपनी सोचो और बताओ क्या करना है। अब चेतन की चेतना जागी कि वे सरासर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। साथ ही यह बात भी उनकी समझ में आ रही थी कि कल तक रखैल की तरह खुशी खुशी तैयार रहने वाली प्रीति क्यों कुछ महीनों से उनसे शादी करने को कह रही थी।
वह जानती थी कि चेतन पत्नी, बच्ची और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा उन पर मानसिक दबाव बनाया जाए। आज नहीं तो कल चेतन पैसे देना बंद कर देगा, यह बात भी प्रीति को समझ आ गई थी। लिहाजा कुछ दिन पहले ही उसने फेसबुक पर एक दूसरा मुर्गा खोज लिया था। इस नए आशिक का नाम था रिकचंद शर्मा उर्फ रिंकू। हरियाणा के इस कारोबारी को भी प्रीति ने वैसे ही फांसा था जैसे 6 साल पहले चेतन को फांसा था। अब तक प्रीति चेतन को इतना निचोड़ चुकी थी कि यह करोड़पति कंगाली के कगार पर आ पहुंचा था। चेतन ने प्रीति की मांग पूरी करने के लिए रिश्तेदारों से भी पैसा उधार लिया था और व्यापारियों से भी। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकरनगर के इलाके का अपना आलीशान मकान भी 1,42,00,000 रुपए में बेच दिया था, जिसका बड़ा हिस्सा उधारी चुकाने में चला गया था। इसके बाद भी वह फाइनल सेटलमेंट के तौर पर आखिरी किस्त के 50 लाख रुपए की मांग कर यह भरोसा दिला रही थी कि इसके बाद वह विदेश चली जाएगी और फिर कभी चेतन को ब्लैकमेल नहीं करेगी। दरअसल प्रीति रिंकू को भी रायपुर बुलाने लगी थी और वही मौज मस्ती उसके साथ कर रही थी, जिसका सिलसिला कभी बिलासपुर से चेतन के साथ शुरू हुआ था। रिंकू को बुलाते वक्त वह इस बात का ध्यान रखती थी कि उसका और चेतन का आमना सामना न हो। वह यह भी नहीं चाहती थी कि चेतन और उसके संबंधों का राज रिंकू पर खुले, क्योंकि रिंकू भी उस पर खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहा था। रिंकू भी प्रीति की कसी देह और अदाओं पर मर मिटा था। उसका इरादा विदेश में कहीं बसकर कारोबार करने का था। यह बात जानकर प्रीति को लगा कि अब वक्त आ गया है कि चेतन से जितना हो सके पैसा झटक लो और फिर रायपुर से उड़नछू हो जाओ। लेकिन एक दिन उस वक्त गड़बड़ हो गई जब सरप्राइज देने की गरज से रिंकू हरियाणा से बिना बताए प्रीति के घर जा पहुंचा, और वह भी सीधे बेडरूम में, जहां चेतन और प्रीति गुत्थम गुत्था पड़े थे। पोल खुल गई तो प्रीति घबरा उठी कि रिंकू अब पता नहीं क्या करेगा। चेतन बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हुए चुपचाप कपड़े पहनकर चले गए तो प्रीति ने रिंकू को सब कुछ साफ साफ बता देने में ही बेहतरी समझी। उसे उम्मीद या डर था कि रिंकू उस पर गरजेगा बरसेगा, बेवफाई का इल्जाम लगाकर उल्टे पांव हरियाणा लौट जाएगा। लेकिन रिंकू उसका भी उस्ताद निकला। उसने उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कसकर धीरे से कहा कि जब उसे लूट ही रही हो तो पूरा लूट लो, फिर हम दोनों इत्मीनान से विदेश में जाकर बस जाएंगे। देखते देखते बंटी और बबली की इस नई जोड़ी ने मिलकर चेतन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रीति ने चेतन से यह कहा था कि 50 लाख और दे दो, क्योंकि मुझे वीजा बनवाना है। विदेश जाकर तुम्हारा मेरा रिश्ता और सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तुम इत्मीनान से अपना घर और कारोबार देखना, क्योंकि मैं रिंकू से शादी करने वाली हूँ। लेकिन चेतन के पास अब कुछ नहीं बचा था। प्रीति की प्रीत की असलियत सामने थी और अब तो उसमें रिंकू भी शामिल हो गया था। पाई पाई को मोहताज हो चले चेतन को मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल से हिम्मत बंधी तो वह सीधे एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के चैम्बर में जा पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाकर इंसाफ की मांग की। प्रफुल्ल ठाकुर ने चेतन की कहानी इत्मीनान और विस्तार से सुनी और उन्हें उस पर तरस और गुस्सा दोनों आए। चूंकि अपनी कहानी के साथ साथ चेतन ब्लैकमेलिंग के सारे सबूत उन्हें दे चुके थे कि उन्होंने कब कब कितने पैसे प्रीति को दिए, इसलिए उन्होंने प्रीति के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जाल बिछा दिया। दरअसल प्रीति ने चेतन को 50 लाख रुपए की आखिरी किस्त के बाबत 26 सितंबर की तारीख दी थी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने का मौका पुलिस ने नहीं छोड़ा। इसके पहले प्रीति चेतन की 2 और महंगी कारें रिंकू के सहयोग से छीनकर अपने कब्जे में ले चुकी थी। जाहिर है विदेश जाने से पहले वह इन्हें भी बेच देने का मन बना चुकी थी। 26 सितंबर को पुलिस के प्लान के मुताबिक चेतन ने प्रीति को फोन कर पैसों का इंतजाम हो जाने की खबर दी तो प्रीति के पर फड़फड़ाने लगे कि अब मकसद पूरा हो गया। रकम देने रायपुर की जगह कंचना रेलवे क्रॉसिंग तय हुई। बातचीत में प्रीति ने बताया भी कि वह पैसे लेने अकेली आएगी और चेतन चाहेगा
तो उसे आखिरी बार वह शारीरिक सुख भी देगी जो पहली बार बिलासपुर में दिया था। प्रफुल्ल ठाकुर ने आनन फानन में महिला पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में कंचना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास तैनात किया और चेतन को एक सूटकेस में नोटों के आकार के कागज के टुकड़े भर कर दे दिए। शाम को जैसे ही प्रीति ने चेतन से रुपयों का सूटकेस लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर प्रीति सकपका उठी, जिसे सपने में भी चेतन के पुलिस के पास जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी था वह सामने था। पंडरी थाने में पहले तो वह ब्लैकमेलिंग की बात से मुकर गई, लेकिन जल्द ही टूट भी गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और प्रीति के फ्लैट पर छापा मारकर पुलिस ने नकदी और वे जेवरात भी बरामद किए जो वक्त वक्त पर चेतन उसे उपहार में देते रहे थे। प्रीति के कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। फिर पुलिस रिंकू के पीछे पड़ गई जो प्रीति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर फरार हो गया था। माँ बाप भी थे शामिल। छानबीन आगे बढ़ी तो यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था कि माँ बाप को यह न मालूम हो कि प्रीति यह पैसा कैसे कमा रही थी। जब चेतन का उनके फ्लैट पर आना जाना था और इसके बाद रिंकू का भी, तो पुलिस को यकीन हो गया कि प्रीति के पिता रमाकांत तिवारी भी इस ब्लैकमेलिंग में शामिल हैं और वह भी बेहद शर्मनाक तरीके से। यह सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेलिंग कांड दिलफेंक मर्दों के लिए एक सबक है जो देह की चिकनी सड़क पर पाँव रखते ही फिसल जाते हैं और फिर गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी करतूतें ढकने के लिए ब्लैकमेलर्स पर लुटाने को मजबूर हो जाते हैं। किस्तों में कंगाल हुआ करोड़पति। जिस नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए चेतन ने 2 करोड़ रुपए प्रीति पर लुटा डाले, उसे देख लगता है कि अगर उनके पास और पैसा होता तो वे यूं ही लुटते रहते।